अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। हफ्ते का पहला दिन और पहले दिन प्रोग्राम का आगाज़ ऐसे करना पड़ा है कि और भी गम है ज़माने में एहतिसाब के सिवा। ये आवाज़ें ऑपोजिशन ही नहीं जनाब, आवाम की तरफ से भी आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि सख्त फैसलों का सामना करने वालों को जल्द मिनी बजट का भी सामना करना है और हुकूमत ने पहले ही आवाम को खबरदार कर दिया है। ऑपोजिशन मुकदमात का सामना कर रही है, हुकूमत को माशी बहरान का सामना है और आवाम को इस बार भी कड़े इम्तिहान का सामना है। सियासतदानों की सुई मुकदमात पर अटक गई है। अवाम के हालात की शायद अमली तौर पर किसी को कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि अवामी नुमाइंदों ही नहीं, अवाम ने भी बर्दाश्त का दामन हाथ से छोड़ दिया है। कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है। दर्सगाहें भी अवामी गुस्से से महफूज नहीं रही हैं। बड़ों को बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए बड़े बड़े फैसले करना होंगे और बच्चों का जिक्र आया तो प्रोग्राम में याद करेंगे होनहार इरफा करीम को, जो दुनिया तो छोड़ गई लेकिन अपनी जहानत से आज भी दिलों में जिंदा है। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब दिए चलती है। मोहम्मद डैम का मुआहदा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। मोहम्मद डैम मंसूबे का 309 अरब रुपए का मुआहदा किया गया। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में मुआहदे पर सवाल उठा दिए। दोबारा बोलियां करवाने का मुतालबा। कहा कौन सी क़यामत आ गई थी कि एक बिट पर ठेका दे दिया गया। इस तरह ठेके देंगे तो एतराज होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। ये पेपर रूल्स ने जो सिफारिशात की हैं ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ये शफाफियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान के अवाम का जो एक बहुत ही जो स्केर्स हमारे रिसोर्सेज हैं मांगे तांगे के, ये उनके ऊपर डाका जनी के मुतरादिफ है। चेयरमैन नैब के पास अरकान पार्लियामेंट क्यों जाएंगे? अरकान पार्लियामेंट के सामने चेयरमैन नैब को आना चाहिए। आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली में नैब इक़दामात पर बोल पड़े। कहा जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन क्या होगा? मुझे अपना गम कम और दूसरों का ज्यादा है। बिलावल भुट्टो का नाम JIT से निकालने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली और जमानतों के खिलाफ नैब अपीलें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हक में फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इब्तदाई सवाल ये है कि जमानत किस उसूल के तहत मनसूख की जाए। हुकूमत ने वाइट कॉलर क्राइम पर कोई काम नहीं किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा जो शख्स आज़ाद नहीं उसकी जमानत क्यों मनसूख कराना चाहते हैं? शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक यकीनी बनाएंगे। इमरान नियाजी की नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांगते जबान नहीं थकती थी। आज अपने घर की मनी ट्रेल पेश करना होगी। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। बोले इमरान नियाजी के हर इक़दाम से इंतकाम की बू आती है। उनका अपना दामन दागदार है। यह कौम आपका एहतसाब करेगी। आज का फैसला बड़ा अहमियत का हामिल है। हमारा दामन साफ है। शरीफ खानदान के खिलाफ कोई करप्शन साबित न हो सकी। जो लोग FBR में पेश नहीं हुए उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएं। जो लोग गैर मुल्की जायदाद को तस्लीम कर चुके वो जुर्माना अदा करके पाकिस्तान की हालत बेहतर करें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। FBR से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान का अदालत के बाहर कहना था मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बैरून मुल्क असासे अपनी आमदन से बनाए। आप चेक कर लें रिकॉर्ड। इमरान खान की जानिब से नहीं आएगा, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है। आपको पता है? आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें। बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया। स्कूल फीसों में इजाफा क्यों किया? जून जुलाई की फीस पेशगी क्यों मांगी जा रही है? नॉर्थ कराची में स्कूल के बाहर वालिदैन का एहतजाज। वालिदैन की स्कूल गार्ड्स के साथ धक्कम पेल, जबरदस्ती स्कूल में घुस गए। क्लिफ्टन कराची के रेस्टोरेंट का जहरीला खाना खाने से बच्चों की अमवात। रेस्टोरेंट के मालिक और बच्चों के अहले खाना में मुआहदा तय पा गया।
वालिद ने मुजरिमाना गफलत पर माफ़ी दे दी। केस को मजीद नहीं चलाना चाहते। सिंध हाई कोर्ट को मुत्तला कर दिया। समझौते की नकूल ट्रायल कोर्ट में पेश की जाए, अदालत का हुक्म। हुकूमत की पानी के मुआहदे पर काम करने की नीयत है, न ही काबिलियत। अब तक के इक़दामात महज दिखावा है। क्या लोगों को प्यासा मार देना चाहते हैं? ज़ेरे ज़मीन पानी की कीमत और मैनेजमेंट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट हुकूमती पेशरफ्त पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पानी नायाब हो रहा है, सोने की कीमत पर भी नहीं मिलेगा। लॉ कमीशन ने मेहनत से प्लान बना कर दिया, मगर सिफारिशात पर मस्बत जवाब नहीं आया। लॉ कमीशन की सिफारिशात पर 2 हफ्ते में जवाब तलब। नैब के चेयरमैन के पास जाए। नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। दोस्तों, मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। हफ्ते का पहला दिन सियासी मामलात को लेकर भी और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को लेकर भी बड़ा ज़बरदस्त आज का स्टार्ट हुआ है। एहतसाब की बारी जैसे ही आई है, पीपल्स पार्टी का मिजाज तल्ख हो गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नैब के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब को ऐवान में तलब करने का वक्त आ गया है। उधर करप्शन के इल्ज़ामात और मुकदमात का सामना करने वाले मुस्लिम लीग नून को एक और अच्छी खबर मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा मअतली और जमानत के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की सज़ा मअतली का फैसला बरकरार रखा गया है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जमानतें आखिर किस बुनियाद पर मनसूख की जाएं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, नवाज शरीफ दोबारा जेल में हैं, शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक यकीनी बनाएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के मजीद रिमार्क्स ये भी थे कि वाइट कॉलर क्राइम के लिए अलग कानून बनाना होगा। हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में नैब की अपील खारिज होने पर नून लीगियों ने शुक्र अदा किया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ पर आज तक 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हुई है। मफरूजों पर बनने वाला केस कानून के कटहरे में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। फैसले पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी फौरी तौर पर आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि एवन फील्ड रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। जमानत मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि नून लीग अहम सियासी जमात है, पार्टी को नई क़यादत मुंतखब करनी चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन प्रोसिक्यूटर नैब अकरम कुरैशी कहते हैं कि नैब के कानून में कोई खामी नहीं है। बात सुनिए उनकी। नैब ने जो कुछ भी करना है कानून के मुताबिक कर देगा। हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर ये पिटीशंस जो हैं, अपीलें जो हैं, वो एक्सेप्ट होती हैं, तो एक्सेप्टेंस की सूरत में उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यही हैं कि वो ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएगा, और जब ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएगा तो वो उसकी कन्विक्शन और डिटेंशन है वो रिवाइव कर जाएगी। इसका नैब के कोई मसले या मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो एक कानून की बात कर रहा था और हम नैब का मौक़िफ़ भी कानूनी। नैब की वजाहत अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि अपील खारिज हो गई है। एहतसाब को लेकर सियासी माहौल भी गर्म है। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान अपोजिशन का हदफ बनी हुई हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और जायदादों से मुताल्लिक केस की समाअत। अलीमा खान भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। अलीमा खान ने अदालत में कहा, उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। दुबई और अमेरिका में असासे अपनी आमदन और शोहर के असासों से बनाई है। कहा 20 साल से टेक्सटाइल का कारोबार कर रही हैं। सालाना एक्सपोर्ट ऑर्डर तकरीबन 2 अरब के होते हैं। मीडिया से जब गुफ्तगू कर रही थी उस दौरान भी उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया। कोई भी जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, आप अरबों की मालिक बन गई, ये कैसे हुआ? आप चेक कर लें रिकॉर्ड आप देंगे तो हम चेक करेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से आपको कोई शेयर दिया गया था जायदाद में? इमरान खान की जानिब से नहीं आएगा, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है। आपको पता है? तो वालिदैन की जानिब से जो शेयर आपको मिले, क्या ये जायदाद उसी से बनाई गई है? आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें। बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। आपने सारी डिक्लेयर की हुई है अपनी सारी जायदाद? ये नई जायदाद नहीं है, किसने कहा? छुपाई तो नहीं हुई, छुपाई भी नहीं है, डिक्लेयर है। ठीक है, ठीक है।
तो अपनी तरफ से तो अलीमा खान साहिबा ने वजाहत देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस वक्त चूंकि हदफ तनकीद है तो इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि सिलाई मलाई मशीनों वाली कहानी बिकने वाली नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने प्रॉपर्टीज़ बनाई, मुमकिन है कि उन्होंने जायज़ आमदनी से बनाई हो, लेकिन अगर आमदनी जायज़ है तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान में जो उनके एसेट्स की डिक्लेरेशन थी उसके अंदर क्यों उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया? अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मैं समझता हूँ कि और भी जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बेच दी हैं वो भी बता दें कि सिलाई मशीन वाली कहानी जो है ना वो बिकने वाली नहीं है। सवाल पता नहीं उनसे क्या किया कि जो मैंने थोड़ा सा देखा है वो कहती है पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट हो रही है वो मेरी सिलाई मशीन की वजह से हो रही है। तो अलीमा खान के एहसासों को लेकर ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया है और आजकल सियासत में सिलाई मशीन का बड़ा चर्चा है। इस पर बात करने के लिए खालिद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि बड़ा जारहाना रवैया आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार कर चुकी है, तो इनके मौक़िफ़ के लिए नवाब वसान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम, और उसके साथ साथ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी साथ मौजूद हैं। नवाब वसान साहब, सर अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब जब पार्लियामेंट में बात कर रहे थे तो कह रहे थे चेयरमैन नैब के पास अरकान पार्लियामेंट क्यों जाएंगे, चेयरमैन नैब को आना चाहिए। अचानक इतने सख्त बयान की वजह सर? देखें, हमने पहले पाक पार्टी ये सोच रही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट में सबको आना चाहिए। ये नहीं है कि पार्लियामेंट को आप डिनाई कर दें। पार्लियामेंट दुनिया भी मानती है, हम भी मानते हैं, जो असेंबली में बैठे हुए सारे यही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आसिफ अली जरदारी साहब ने वो बात की है जो उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि उनको पार्लियामेंट के सामने पेश होना चाहिए। क्यों नहीं पेश होना चाहिए? उन्होंने प्रॉपर अपने लिए नहीं कहा, किसी और के लिए नहीं कहा, ये जनरली उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में कोई भी इदारा हो उनको पेश होना चाहिए। हम सब जो कानून बनाता है, जो आगे बढ़ाता है लोगों की चीज़ें, तो इस वजह से मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब ने सही कहा। जब बाहर आपको पता है कि जिस तरीके से जो चल रहा है नैब का कानून या FIA का कानून, वो सिंध के लिए और है, पंजाब के लिए और है, और इमरान खान के लिए और है। हम तो चाहते हैं कि पहले इमरान खान से शुरू हो, जो हेलीकॉप्टर का जो इनके ऊपर केस है, उनकी बहन की जो गैर जायदाद जो प्रॉपर्टियां हैं अगर चोरी की नहीं है तो क्यों छुपाई गई, कहाँ छुपाई गई, क्यों ऐसा किया? जो मुल्क का वज़ीर आज़म है उनकी बहन अगर इस तरीके से करेगी तो जाहिर है दूसरों को भी मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान की जायदाद है, किसी और की नहीं है। इमरान खान ने और भी इंशाल्लाह आप देखेंगी कि इतनी इनकी सर, ये आपके ख्याल में ना सर इसको तो प्रूव होना पड़ेगा या करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में? नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ जी। ठीक है सर, वो प्रूव होगा तो फिर आगे जाके सर जी कर लीजिए, कंप्लीट कर लेना नवाब साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आगे जाके आपको KPK का भी पता चल जाएगा। और 5 महीने में जिस तरीके से इन लोगों ने हुकूमत की है, कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, वो भी पता चल जाएगा कि क्या है। इतने वसूल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रही हैं अलीमा खान साहब, आप अलीमा खान साहब तो आप पिटीशन लेके चले जाएं सर वहाँ पे। सर देखें, हम तो वो तो सोच रहे हैं, हमारी पार्टी इस पे बैठेगी, अपोजिशन पार्टियां जो भी हैं वो बैठेंगी। हम तो देखें, हम तो डिनाई नहीं किया, हम तो जाते हैं, हम तो हर जगह पे पेश होते हैं। जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, हमारी पार्टी का कोई भी हो, हम तो पेश होते हैं। अगर इस तरीके से ये करेंगे, इस तरीके से ये इमरान खान क्यों नहीं पेश हो रहा? और अलीमा खान यानी पीपल्स पार्टी पटिशनर बनने के लिए सोच रही है सर मीटिंग्स हो रही हैं इस बारे में? नहीं सोच रही है, जाहिर ही है सोचेगी, जाहिर ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये गलत इनकी पॉलिसियां बर्दाश्त नहीं करेगी। हम तो चाहते हैं कि आवाम के लिए, जिस तरीके से हम आवाम के लिए निकलेंगे, अपने आप के लिए नहीं निकलेंगे। हम बताएंगे कि आपने 5 माह में कितना इस मुल्क का नेवाला कर दिया, क्या किया मुल्क के लिए। इनसे पूछो तो आपने 5 महीने में क्या किया। ये कहते हैं चोर डाकू, और खुद चोर डाकू हैं, और दूसरों को कहते हैं। जो खुद होता है, जो इखलाक का बुलंद होता है, जिसको वसी होता है, तो वो किसी के लिए इस तरीके से नहीं बात करता। देखें, ये फवाद चौधरी है जो बार बार कहता है कि मैं सिंध जाऊंगा। सिंध जाए, किसने मना किया है?
हम तो इनकी तरह बदतमीज नहीं है कि जिस तरीके से ये बातें करते हैं। हम तो चाहते हैं ये आए सिंध में जितनी कोशिश करें जी सर, आप चाहते हैं, लेकिन आपको सही तरह से वो भी पिछले हफ्ते का स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि हम सोच रहे हैं कि फिर इन लोगों का जो इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं उनका फिर दाखिला सिंध में बंद कर दिया जाए। सर ऐसी बात भी पीपल्स पार्टी की जानिब से हुई है, सईद गनी की जानिब से हुई, वजीर बल्दियात की जानिब से हुई है। सर मैं आती हूँ, वसान साहब आपकी जानिब भी आती हूँ सर, क्योंकि मेरे पास मजीद मेहमान भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करने की इजाजत दीजिए मुझे। आरिफ चौधरी साहब, ये जो जरदारी साहब का एकदम जारहाना मिजाज आज हमने देखा है, जो बात नवाब वसान साहब कर रहे हैं, आप अग्री करते हैं या फिर आपको इसके पीछे कोई और वजह नजर आती है? सर ये सारी बात वो है जो इनका इसके अलावा कोई और मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए, चूँकि इनके सामने अब सूरत हाल ये है कि एक केस जो है वो इतना गंभीर केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ें सामने लेके आए हैं। अब जाहिर है कि इसी तरह का मौक़िफ़ हो सकता है कि आप ये कहें कि जनाब अलीमा खान को पकड़े, फलां को पकड़े। पहली तो ये है, पार्लियामेंट के बाद में आऊँगा, पहले मैं इनसे बात करूँगा नवाब साहब से। नवाब साहब, ये पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है। आप सिंध के अंदर मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं और सिंध के अंदर आपने जो डिलीवर किया है, अगर उसका यही इम्तिहान है कि आपको लोगों ने वोट दिए हैं, तो ये उनके लिए वो भी इस टेस्ट में पूरे उतरते हैं कि जो उनका एलामिया है या उनका बयानिया है उसे लोगों ने कबूल किया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर कोई शख्स पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होता है तो वो लोगों की नुमाइंदगी करता है, वो आइन के मुताबिक मुंतखब होता है, उसे ये हक नहीं पहुँचता कि आइन ने जिन इदारों को ये इख्तियार दिया है कि वो आपका एहतसाब कर सके, चाहे वो FIA है चाहे वो एहतसाब ब्यूरो है, उसे आप इस तरह चैलेंज करना शुरू कर दें। इससे आप अपने आप को आइन से मावरा बता रहे हैं कि यू आर अबव लॉ। जहाँ तक चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट के अंदर तलब करने का मामला है, सिर्फ उस सूरत में आपका इस्तेहकाक है जहाँ कोई ऐसी बात हो जो जिससे मुताल्लिक आप पाकिस्तान के हर शख्स को तलब कर सकते हैं, लेकिन जो शख्स आपकी प्रोसिक्यूशन कर रहा है, जिसके पास आपके केस हैं, आज आप चेयरमैन नैब को तलब करने की बात करते हैं, उसके बाद आप इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी तलब करने की बात करेंगे, इसलिए कि किसी को ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो आपको पूछ सके कि जनाब ये पाकिस्तान में आपने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये अकाउंट खोले और आपने इतनी रुपए मनी लॉन्डर किए। अगर कल को साबित होता है कि ये बात गलत है तो यकीनन आप बरीउज़्ज़िम्मा होंगे और आपको सारे इस्तेहकाक मौजूद है। आप लॉ बनाएं कि गलत किस्म का इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ इस हद तक प्यूरिटिव एक्शन हो सकता है और डैमेजेस क्लेम करें, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के इदारों को आप इतना यतीम और बेबस करना चाहते हैं कि कोई शख्स किसी को, चूंकि वो ताकत में बड़ा है, हम जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम आइन के तालिब इल्म है, कानून के तालिब इल्म है, हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कानून की बालादस्ती है पाकिस्तान में। सर एक और पॉइंट बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आपका ये आया कि अगर सिंध हुकूमत का मीटर, कारकर्दगी का मीटर ये है कि फिर वोट पड़ा है आगे, तो फिर ये वाली हुकूमत जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो इस मीटर पर, इस टेस्ट में पूरा उतरी है। खालिद अजीम साहब, अभी इससे कुछ देर पहले ही आसिफ अली जरदारी साहब पार्लियामेंट में मौजूद और बड़े तामुल मिजाजी के साथ बड़ी सख्त बातें उन्होंने की। कहा चेयरमैन नैब के पास अरकान पार्लियामेंट क्यों जाएं, चेयरमैन नैब को आना चाहिए। सर ये जारहाना मिजाज जो पिछले कई सारे दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी तसलसल की एक कड़ी है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चेयरमैन नैब की मुलाकात वाला मामला है, उसमें एक बहुत बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि खुद अरकान पार्लियामेंट की तरफ से तहरीरी तौर पे उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। उसके जवाब में चेयरमैन नैब ने ये कहा है कि अरकान पार्लियामेंट को वेलकम करने के लिए तैयार हैं, वो किसी वक्त भी आ जाएं। तो वो जो मुलाकात है उसका मामला जो है वो अलग है, उसको इससे रिलेट नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने कहा कि जी आप तशरीफ ले आए, तो वो उस ख्वाहिश पे है जो अरकान पार्लियामेंट ने खत की सूरत में किया था और उसको
इनिशिएट किया था मुस्लिम लीग नून ने। लगता है दोनों पार्टी जो है उनके दरमियान कोई इस किस्म कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में वो राब्ते का फुकदान है, कम्युनिकेशन गैप है। हाँ। अच्छा, अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या चेयरमैन नैब जो है उसको पार्लियामेंट के किसी फोरम पे तलब किया जा सकता है, चाहे वो कमेटी है या कोई स्पेशल कमेटी बना ली जाती है या ईवान के अंदर खुसूसी इजाजत से उनको बुलाया जाता है। पार्लियामेंट को इस बात का मुकम्मल तौर पे वाक़तन इख्तियार है, लेकिन देखना ये होगा कि ये नीयत क्या है। क्या महज ये शो करने के लिए कि आप हमसे बहुत नीचे की सतह की कोई चीज़ है और हम आपको तलब करके कटहरे में खड़े कर सकते हैं? अगर तो इस किस्म की नेचर हो तो मैं ये समझता हूँ कि अफसोसनाक है कि इदारों को एक दूसरे का एहतराम बरकरार रखना चाहिए। बालादस्ती करने का ये तरीकाकार नहीं है कि आप किसी को ला के इस अंदाज में कि हम आपकी जवाब तलबी कर रहे हैं, इस अंदाज में, और पर्टिकुलरली उस वक्त जबकि बहुत से अरकान पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट में भी नुमाया वो लोग जो इस वक्त लीडर के लेवल पे हैं, उनके मामलात नैब में या तो वहाँ पे कोई रेफरेंसेस चल रहे हैं या वहाँ पे उनकी इंक्वायरी जो है वो लास्ट स्टेज में है। तो इस किस्म का अगर आप इकदाम करते हैं तो इससे आप पार्लियामेंट की बालादस्ती शो नहीं कर रहे, बल्कि आप ये बताना चाहते हैं कि वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं वो एहतसाब से बालातर हैं। अगर आप उनके बारे में कोई इस किस्म की चीज करेंगे तो उससे गोया पार्लियामेंट की बालादस्ती पूरे की पूरी जो है वो मुतासिर हो रही है। ये इस किस्म का इंप्रेशन अगर आप पैदा करते हैं तो मैं ये समझता हूँ उससे पार्लियामेंट की तौकीर में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि आम आदमी भी ये समझने में मजबूर हो जाएगा कि वो तमाम लोग जो इनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं या इनसे जवाब तलबी कर रहे हैं, उनको जलील करने के लिए, उनको अंडरमाइन करने के लिए या उनको ये बताने के लिए कि हम एक मावराई मखलूक हैं, हम बहुत आला दर्जे के लोग हैं और आप लोग जो हैं वो आप हमारे साथ हमसे पूछगछ भी नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो यही होगा कि पार्लियामेंट की शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि पार्लियामेंटेरियंस की शान जो है उसमें कमी आएगी कि वो इस किस्म के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं कि शायद एहसाब से ठीक है। खालिद साहब एक तरफ ये सियासी माहौल इस तरह से गर्म हो रहा है, दूसरी जानिब अलीमा खान वाले हम देख रहे हैं ऑपोजिशन खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये लफ्जी जंग का एक सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा और फवाद चौधरी के दरमियान एक लफ्जी जंग हुई, आज सईद गनी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, एक लफ्जी जंग का फिर से आगाज हो गया। फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आज अलीमा खान साहिबा ने अदालत में जो कुछ कहा, बाहर आकर मीडिया से जो कुछ बात की, उसके बाद सईद गनी साहब का मौक़िफ़ आया कि सिलाई मशीनों वाली कहानी बिकने नहीं वाली। तो सर फयाज साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि जब ये मुकदमा अदालत में है तो फिर ये सियासी मुबाहिसा क्यों इख्तियार कर रहा है, फिर ये रवैया क्यों है? सर फयाज साहब, आपको आवाज आ रही है? फयाज साहब की जानिब मैं दोबारा आती हूँ। मंजूर माफ़ कीजिएगा, नवाब वसान साहब भी साथ मौजूद है। सर, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आऊँगी। अलीमा खान साहिबा अपना मौक़िफ़ देती हैं, फिर सईद गनी साहब का एक मौक़िफ़ सामने आता है, सिलाई मशीनों वाली कहानी चलने नहीं वाली। सर, जब ये मुकदमा अदालत में है, जब अदालत में पेशियाँ भुगत रही हैं, तो फिर ये रवैया अपोजिशन की जानिब से क्यों इख्तियार किया जा रहा है, या अगर आप हुकूमत की जानिब से भी कह लीजिए तो ये रवैया आखिर इख्तियार क्यों जा रहा है जब मुकदमा अदालत में है? तो नवाब साहब आवाज आ रही है? जवाब दीजिए। जी जी, आपसे ही पूछ रही हूं। हाँ, आवाज आ रही है, अभी आ रही है। तो देखिए, हम तो वही, आपने जिस तरीके से इन्होंने आरब साहब ने कहा कि कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, यार यही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है, यही तो इस पे कहती है कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आरब साहब ने बात की तो कौमी असेंबली में उनकी अक्सरियत देखें और सिंध में देखें, रात दिन का फ़र्क है। उधर बराबर हैं वोट, इधर हमारे हैं 99 वोट।
इनके हैं 29 वोट या 28 वोट। ये कानून की बालादस्ती है, ये आइन की बालादस्ती है, ये आइन इसको कहते हैं, कानून इसको कहते हैं। ये तो वे तो नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि भाई जिसकी अक्सरियत हो, अगर हमने काम किया है तो सिंध के लोगों ने हमें वोट दिया है, हमने लोगों में जाते हैं तो सिंध के लोग हमें वोट देते हैं। तो इस तरीके से कहना हमने काम नहीं किया, कि कौन कहता है काम नहीं किया? आप चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूं काम किया है या नहीं किया है। बाकी आप अलीमा खान की देखें, इस मुल्क में दोहरा कानून नहीं चल सकता। आप कानून जब होता है सबके लिए बराबर होता है। कहीं भी आप दुनिया में जाएं, कानून वजीर आजम के लिए वही होता है, अपोजिशन के लिए वही होता है। जब आज कल जो अपोजिशन का लीडर जेल में है तो क्यों बराबरी तो है सर, तभी तो पेशियां भुगत रही हैं वजीर आजम की बहन। नहीं, कौन सी बराबरी है? देखें, जब हमारे लिए ये होता है, नैब में तो नहीं जा रही है। नैब में क्यों नहीं जा रही? नैब इनको क्यों नहीं नोटिस करता? ये क्यों इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी अमेरिका हो, दुबई हो या और ममालिक में भी इनकी है प्रॉपर्टी, क्यों छुपाई? क्यों इन्होंने इस मुल्क की चोरी की? हमें तो कहते हैं अपोजिशन वालों को, खुद छुपाते हैं, खुद कहते हैं, खुद तो ये कहते हैं कि मैं वजीर आजम हाउस में। आप मुझे इजाजत दें तो मैं कानूनी नुक्ता नजर पूछ लूं सर। इस पे माहिर कानून भी साथ मौजूद हैं सर। एक केस जब सुप्रीम कोर्ट में है ऑलरेडी, जब वहां पर ट्रायल हो रहा है, तो क्या नैब नोटिस कर सकता है? आरिफ साहब, दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नवाब साहब से भी और आप सारे नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा। एक बात यह है कि हम किसी का ब्रीफ नहीं होल्ड करते। हमने तो यहाँ तक भी कहा कि जनाब ये जब बात हो रही थी कि जनाब आप वहाँ गवर्नर राज या सदर राज नाफज करेंगे, तो हमने कहा जी आपको क्या हक पहुँचता है? जिनका मैंडेट है, हम आपके मैंडेट को, सबके मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं। हाँ। लेकिन एक बात जरा ज़हन में रखी जाए कि लॉ जो मौजूद है उसके मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर और उसके डिपेंडेंट्स, उनका मामला अलग है, और बाकी सारे पाकिस्तानी जो हैं जिनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज है उनका मामला अलग है। अब कोशिश ये की जा रही है, मुझे नहीं मालूम कि अलीमा खान साहब की प्रॉपर्टी डिक्लेयर है या नहीं है, मैं उनका केस नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अलीमा खान जो है वो ना पब्लिक ऑफिस होल्डर रही है, ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर की डिपेंडेंट है। हाँ। वो 60 साला औरत अपने तौर पर एक इंडिपेंडेंट खातून है, जिसको अगर उसने कोई चीज छुपाई है, एसेट्स, वो उसका हिसाब लिया जाए। लेकिन इसको बिल्कुल इक्वेट नहीं किया जा सकता आसिफ अली जरदारी साहब के केस के साथ या नवाज शरीफ साहब के केस के साथ, क्योंकि उनका केस नैब के सेक्शन 9A में आता है, 9A5 में आता है और 9A4 में आता है कि उन्होंने या अपने नाम पर या बेनामी ट्रांजैक्शंस करके एसेट्स बियॉन्ड मींस बनाए हैं। ठीक है आरिफ साहब, क्योंकि ये नवाब हसन साहब ने ये इशू रेस किया था और मैं इनके पास दोबारा आऊंगी और इनसे पूछूंगी कि इस जवाब के लिए हुई है इनको या फिर ये मजीद इस पर कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले फयाजुल हसन चौहान साहब एक बार फिर साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, अलीमा खान अदालत जा रही हैं, पेशियां भुगत रही हैं, एक जानिब लफ्जी जंग का आगाज हो जाता है। इससे पहले कुछ दिनों पहले फवाद चौधरी और मरियम औरंगजेब साहिबा के दरमियान लफ्जी जंग हुई, फिर आज शहीद गनी साहब की जानिब से होगी। सर ये रवैया क्यों है? जब मुकदमा अदालत में है तो फिर ये रवैया क्यों? वो भले हुकूमत की जानिब से हो या अपोजिशन की जानिब से, ये रवैया है क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो किरण, बात यह है कि अलीमा खान साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का अगर कंपैरिजन करें तो दो चीजें हैं। अगर तो इलेक्शन कमीशन के पास आपने अपनी किसी जायदाद को जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया तो उसकी जो सजा होती है वो नाअहली होती है। लेकिन अलीमा साहिबा का तो इलेक्शन कमीशन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ना वो पहले कभी इलेक्शन लड़ी है, ना अब लड़ी है, ना आइंदा कभी लड़ना है। इलेक्शन कमीशन वाला ऑप्शन तो हो गया खत्म। दूसरा ऑप्शन आ जाता है एफडीआर का। एफडीआर में अगर आप कोई जायदाद अगर अपनी पॉइंट आउट डिक्लेयर नहीं करते तो उसकी सजा जुर्माना होती है। जुर्माना के हवाले से अलीमा खान साहिबा ने अगर ये कोई एक जायदाद जो है ना वो नहीं भी जना वो पॉइंट आउट की थी, डिक्लेयर की, पहले भी उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर उसकी पूरी डिटेल पेश की और उस पर जो प्लेंटी उनको लगी है उनको पेनलाइज किया गया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरा, अभी उन्होंने पूरी मनी ट्रेल अपनी पेश की है। मैं ये समझता हूँ अलीमा खान साहिबा ने 2 दफा
सुप्रीम कोर्ट में पेश होके जिस अंदाज से अपनी सारी डिटेल्स पेश की हैं, ये आले शरीफ और आले जरदारी दोनों के लिए मशले राह है। और स्पेशली आले शरीफ के लिए 3 साल से कम अज कम कोई 12-13 वकला चेंज कर चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, साहब की अदालतों के अंदर भी, और GIT में भी, और आगे पीछे। लेकिन एक सिंगल चेक वोचर डॉक्यूमेंट अभी तक अपने जनाब उस इल्जामात को जनाब नलिफाई करने के लिए ये पेश नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अलीमा खान साहिबा ने तो इनको एक रास्ता दिखाया है कि जो बंदा साफ सुथरा होता है, बंदे ने अगर कोई गलती से कोई ऐसा काम कर लिया हो जो मुजरिम नहीं होता, जो जराइम पेशा नहीं होता, जो एक फॉलन क्रिमिनल नहीं होता, उस पे अगर कोई ऐसी चीज आ भी जाती है तो वो कम से कम अपनी जस्टिफिकेशन और अपनी सारी बिल्कुल फयाज साहब हुक्मरान जमात की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है अलीमा खान साहिबा के हवाले से, वो अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर रही हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से अगर तनकीद की जा रही है, तो मैं सवाल आपसे यही कर रही थी कि आखिर ये रवैया है क्यों। सर दूसरे सवाल की जानिब बढ़ूंगी। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि चेयरमैन नैब के पास अरकान पार्लियामेंट क्यों जाए, वक्त आ गया है कि चेयरमैन नैब को ऐवान में बुलाया जाए। हुक्मरान जमात क्या सोच रही है इस मौक़िफ़ को लेकर, आपका मौक़िफ़ क्या है? नहीं, आपने क्या सवाल पूछा है कि किसने क्या कहा है? मैं कोई सफर में हूँ, मुझे थोड़ा सा सर आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब के पास अरकान पार्लियामेंट क्यों जाए, वक्त आ गया है कि उन्हें पार्लियामेंट में बुलाया जाए। तो PTI क्या सोच रही है इसको लेकर? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब माशाल्लाह वो लीडर हैं कि जिनसे लीडिंग TV चैनल के लीडिंग एंकर ने पूछा कि ये जो जाली अकाउंट्स हैं, ये जो चीमे लाई और मुदे कसाई और दिलबर हलवाई और पप्पू नान भाई वगैरह के नाम पे जो कहते हैं कि आपके हैं, तो वो कौन कसूरवार है? उन्होंने कहा जी बैंक किसका कसूर, कौन साबित कर सकता है कि ये मेरे हैं? तो एंकर ने पूछा अगर ये साबित हो गया कि ये आपके हैं और पैसे भी आपके हैं, तो आगे से जनाब बिल्कुल सादा सी जनाब चेहरा बनाकर उन्होंने कहा फिर भाई जी उनका कसूर होगा जिनके नाम होगा, मेरा तो फिर भी कोई कसूर नहीं होगा। जिस लीडर का ये एटीट्यूड और रवैया हो, उसी ने ये बयान देना है कि नैब का चेयरमैन MNA MP और सेंटर जो करप्ट और बदयानत हो या हुक्मरान हो साबिक या हाजिर, उनके पास चल के नैब आए, तो ये ऐसा बयान तो वही दे सकते हैं, उसके अलावा और तो कोई नहीं दे सकता। कम से कम सेंसेबल आदमी। फयाज साहब वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए इस हुकूमत को, इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, और फिर उन्होंने अपना वक्त भी गिनवा दिया कि 6 महीने में हम बहुत कुछ डिलीवर कर चुके थे और अपनी रेल को एक ट्रैक पर ला चुके थे। फिर एक आज के एक स्टेटमेंट से कह लीजिए कि अगर उन्होंने ये तारीफ भी की है, तो फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अगर तारीफ भी की है तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में की है कि दोस्त मुल्कों से कर्जे हुकूमत की वजह से नहीं बल्कि आर्मी चीफ की वजह से मिल रहे हैं। देखो, एक चीज तो अपने ज़हन में रख लें कि अल्लाह पाक की तरफ से पहला चैलेंज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत के लिए था, वो ये कि जिस मुल्क को पिछले 40 साल की लाजवाल, बेमिसाल और ताबनाक पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ करप्शन, बदयानती, मनी लॉन्ड्रिंग करके आले शरीफ और आले जरदारी में लूट मार करके जो है ना बिल्कुल नज़ा की हालत में छोड़ दिया था जिस मुल्क की मईशत को, उसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी कमाल हिकमत अमली से और बड़े विजिलेंट वे में पहले 4 महीनों के अंदर उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। और आज हम उस खतरनाक दौर से गुजर गए कि जिसमें पाकिस्तान को दिवालिया होने का खतरा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को दिवालिया होने का खतरा है। और सबसे मजेदार बात यह है, सबसे शेबल बात यह है कि बगैर IMF के पास गए, बगैर एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गए, बगैर वर्ल्ड बैंक के पास गए, हमने दोस्त ममालिक के जरिए से एक जबरदस्त कमाल डिप्लोमेसी के जरिए से तजारत, मदद, कर्ज, तमाम ऑप्शन को यूज करके पाकिस्तान को इस कम से कम जो है ना माशी बेहाली और बदहाली से बाहर निकाल लिया। अब ये है, इनसे हल नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान, अल्लाह पाक का करम है, ये जो हमने जितना कोई पाकिस्तान को माशी तौर पे थोड़ा ज्यादा स्टेबल किया है, ये जितनी इमदाद या तजारत होगी, ये लुटमार और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल नहीं होगी। पहले जितने कर्जे लिए जाते थे, जितनी इमदाद दी जाती थी, वो तकरीबन 1000 सालाना के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में आले शरीफ और उनके हवारी, आले जरदारी और उनके हवारियों के बैंकों में और अकाउंट्स में जाना बाहर के मुल्कों में चले जाती थी, ऑफशोर कंपनीज में चले जाती थी। फयाज साहब माफ कीजिएगा, मैं कता कलामी कर रही हूँ। अगर हुकूमत अपने तौर पर इतने ट्रैक पर है तो फिर ये सियासी माहौल को गर्म क्यों रखा हुआ है? सर अफाम तफहीम से काम क्यों नहीं लिया जा रहा? सर एक जानिब आप कह रहे हैं कि ट्रैक पर है, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में ये कारकर्दगी रही है, दूसरी जानिब दीगर वज़रा को ले लीजिए, या मैं स्पेशली सिर्फ फैसल वावड़ा साहब की बात कर लूँ, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है ऑपोजिशन लीडर ने आज ऐवान छोड़ा है, कल मुल्क छोड़ना पड़ सकता है। सर इस तरह की बातें फिर क्यों की जा रही हैं? सियासी माहौल को क्यों गर्म किया जा रहा है? हुकूमत में होते हुए ऑपोजिशन का सा किरदार क्यों अदा किया जा रहा है?
देखिए बात ये है, हमारी तरफ से तो कोई अपोजिशन का किरदार नहीं है। हमारे सारे मिनिस्टर सुने ना, हमारे मिनिस्टर तो सारा अपना अपना अल्लाह पाक की करम से काम कर रहे हैं। हाँ, मैं स्पोक्स पर्सन पंजाब का हूँ, फवाद चोई साहब जो है वफाक के हैं, स्पोक्स पर्सन की हैसियत से इनके जितने इल्जामात या इल्जाम तराशियाँ या दशनाम तराजियाँ उनका हम जवाब देते हैं। लेकिन इनसे पूछे ना, इन्होंने ये जो माहौल बनाया हुआ है, ये जो जलसियाँ खेल रहे हैं, ये क्यों खेल रहे हैं? असल में नैब और एहतसाबी अदारे और अदालतें इनका एहतसाब कर रही हैं। आजाद अदारे, आजाद सुप्रीम कोर्ट, आजाद नैब, और उस नैब के चेयरमैन को आपके जनाब नून लीग के वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी साहब ने, और इन्हीं आसिफ जरदारी साहब के जो जाती जनाब ताबेदार अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब थे, उन्होंने मिलकर बनाया था। अब वही आपका नैब का चेयरमैन जब अपनी जनाब वो परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से अदा कर रहा है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। जना हम तो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है फयाजुल हसन चौहान, शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। नवाब वसान साहब, ऐसा ही है सर, जो बात करें फयाजुल हसन चौहान साहब के, अब जब चेयरमैन नैब भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर आपकी चीखें निकल रही हैं सर ऑपोजिशन की? नहीं, देखें, हमारी चीखें नहीं निकल रही, इनकी निकल रही हैं। इन्होंने कहा था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान तो छोड़ो, ये अपने आप पे उस पे फंस गए हैं। ये गाली गलौज पे आ जाते हैं, किसी को डाकू कहते हैं, किसी को चोर कहते हैं, सबसे बड़े ये चोर ये हैं। आप 5 माह में इनका रिकॉर्ड निकाले, जितनी इन लोगों ने करप्शन की है शायद किसी ने नहीं की होगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नहीं कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये ज़रूर कहा है कि हम इदारों की इज़्ज़त करते हैं, इदारों को मजबूती के लिए बहुत कुछ कोशा हैं। तो अगर कोई कमेटी बनती है, अगर नैब को बुलाते हैं या किसी इदारे को बुलाते हैं तो उनको पेश होना चाहिए। ये नहीं है कि क्यों नहीं है। जब हम कहते हैं कि कानून हमारा, लॉ, आइन सारा इस पार्लियामेंट में पास होता है, तो इस वजह से थोड़ी है कि उनको कहें कि ये इमरान खान वही बात आ रही है ना। ये मुझे ये बताएं, जो जिस वजीर को लिया, इन लोगों ने सवाए कभी इखलाक की बात की है, कभी फजीलत वाली बात की है, कभी इन लोगों का किरदार है जो ऐसी बातें करते हैं, किरदार वाले अच्छी बात करते हैं, ये इस तरीके से बात नहीं करते। पिछले 6 महीने में ये भी देखा गया कि सर दूबदू जवाब तो दोनों तरफ से आया, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो या फिर पीटीआई हो। अगर कुछ एहतियात का दामन उनको पकड़ना है तो कुछ एहतियात का दामन सर आपको भी पकड़ना होगा। माफ कीजिएगा सर, वक्त बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया है। वसान साहब कर लीजिए, लास्ट कमेंट कर लें सर। किरण, ये इनको गलत फहमी है कि हम इनसे डर जाएंगे या इनसे भाग जाएंगे। हम भागने वालों में नहीं है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो, पार्लियामेंट की इज्जत हो, और इस तरीके से ये नहीं है। हम ठीक है, और कानून की बात, कानून के दायरे में सबको आना होगा सर, वो चाहे आप हों चाहे दीगर जमातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब वसान साहब आप साथ मौजूद थे। आरिफ चौधरी साहब आपका बेहद शुक्रिया। खालिद अजीम साहब आप इस पर तर्जिया पेश कर रहे थे, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। तो नए पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन पुराने पाकिस्तान की और पुरानी क्रिकेट में मामलात में बिल्कुल ही ठंड पड़ गई है। क्या हाल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच में, किस तरह से वाइट वॉश हुए हैं, तफसीली तौर पर बात करूंगी ब्रेक के बाद। सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 6 विकेटों से शिकस्त, केप टाउन टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त, और अब जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में 107 रन से शिकस्त, यानी वाइट वॉश। टेस्ट मैच में सरफराज समेत सभी ने मुसलसल धोखा दिया। अजहर अली मुकम्मल फ्लॉप रहे, 6 बार बारी आई लेकिन सिर्फ 59 रन बनाए। सरफराज अहमद ने 3 मैचेस की 6 इनिंग्स में 112 रन बनाए। शाहीनों ने टेस्ट मैच में तो क्रिकेट शायकीन को सख्त मायूस किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साथ जावेद मियादाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद मियादाद साहब, लास्ट मैच में भी जब ये हालत रही थी पाकिस्तान टीम की, उस वक्त तो आवाज़ें लगना शुरू हो गई थी कि कैप्टन को चेंज किया जाए। सरफराज खुद भी ये बात मानते हैं कि बल्लेबाजों की जानिब से खामी हुई है, लेकिन फिर सरफराज खुद भी 0 पर आउट हो जाते हैं। तीसरा टेस्ट भी हार गए। क्या गलतियों से सीखना नहीं चाह रहे हैं या सीख नहीं पा रहे हैं? मसला आखिर आ कहाँ रहा है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी किरण बात ये है कि ये मसले की बात नहीं है। हमारी जो क्रिकेट की जो टीम है, उसमें जो प्लेयर्स हैं, उनका कैलिबर ही यही है।
जहाँ चल गए वहाँ चल गए, नहीं चले नहीं चले। इनकी अब इस बातासन में हम जाएंगे जो हम करते रहे हैं, कहता आया हूँ कि देखें प्लेयर को चांस मिलना चाहिए। ये खुद को, ये इनकी अपनी गलती है। जब प्लेयर जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इनको पैसा मिलता है, दे आर प्रोफेशनल, दे पेड फॉर द जॉब, मगर कोई इस किस्म की चीजें जो है ना लेता नहीं है। और इसी वजह से हमारे है ना आज देखें जहाँ इन्हें वो विकेट कूद करके वहाँ के प्लेयर है। अब आपने इनको जो हम जो जितने भी हैं हमने इनको कहाँ देखा, ज्यादातर शारजाह, दुबई और इन जगहों पे, और यहाँ पर ज्यादा मैचेस हुए। आपने लाजमी बात है कि टर्निंग विकेट थी, स्लो बाउंस, विकेटों पे गेंद, तो ये विकेटें आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी इस किस्म की। तो दुनिया में विकेट भी तो ट्यून करना होता है। एक अच्छा बैट्समैन है, आप इतने बड़े हैं कि आप यू आर प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है कि 20 करोड़ में से आपको चुना गया है, तो आप कितने अच्छे होने चाहिए। मगर दूसरी बात यह है कि हालांकि विकेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, विकेट दोनों टीम के लिए होती है। आपके पास भी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, मगर क्या है कि बैट्समैन जो है आपके पास वो नहीं है। ये इस किस्म के बैट्समैन है, चल गए तो चल गए, नहीं चल गए तो नहीं चल गए, क्योंकि इनकी टेक्निकली फॉल्ट है। टेक्निक, इनकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेस इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो भी अच्छी टेक्निक और बेस एक क्रिकेट की लैंग्वेज है, जिसको कहते हैं कि कितना खेला जाता है क्या, वहाँ से ये सीख के नहीं आए। ये बेचारे गलियों पे, रोडों पे और इस तरीके से अप ग्रूमिंग है, इनका भी कसूर नहीं है। ये ऊपर जाके पाकिस्तान की विकेट ऐसी है कि हर आदमी खेल लेगा, बाउंस में खेलते हैं। मियां साहब, लास्ट मैच की भी इसी जबरदस्त शिकस्त के बाद हम यही बात कर रहे थे कि विकेट और इसकी टेक्निक पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जरा मुश्किल होती है। वसीम अकरम साहब ने भी यही बात की, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आपने भी यही बात की। लेकिन सर आप ये देखिए कि पिछले 6 टेस्ट खेले गए, उन 6 टेस्ट में से 5 में पाकिस्तान टीम की यही कारकर्दगी रही, इसी तरह से फेल होता रहा है। तो क्या सिर्फ टेक्निक को वजह बनाकर, टेक्निक को बहाना बनाकर ये बात यहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए, या फिर 5 टेस्ट की शिकस्त, क्या बोर्ड इस शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करेगा, लेगा अपने ऊपर? मैं आपको इतना बता दूं कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह के प्ले थे, हम थे या हमारे बाद जो थे, हमसे पहले जो थे, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, ऐसे आपको अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी कौम भी उस वक्त हम लोग कहते हैं हम अमंग अस थे। अब हमारे पास कोई कोच नहीं होता था, ठीक है, हम आपस में हमारी क्रिकेट इतने स्ट्रॉन्ग। अब लैपटॉप की क्रिकेट आई हुई है, ये जो आते हैं बड़े बड़े हमारे वाले पागल है कि हमारी तो बेसिंग हुई थी। हम जिस तरीके से आए फजल महमूद साहिब के टाइम पे आप देख रहे हैं कि क्रिकेट आपस में एक दूसरे को बता गया, इसकी प्रिपरेशन होती है। मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी यही टीम को लेके गया था, वसीम अकरम और उस तरह के सारे थे, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, हमने हर जगह परफॉर्म किया। हमारी ठीक है, वो जो टीम स्पिरिट थी आप लोगों के दौर में, अब आप समझते हैं कि अब वो टीम स्पिरिट नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक के जाने बढ़ूंगी, लेकिन पहले आपको एक मोन्टाज दिखाती हूँ कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। 2 जुलाई के चालान एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स ही दिए जाएंगे। That payment will be adjusted in the future months as per the court orders. बदमाशी नहीं करनी तो ये जो झलकियाँ थोड़ी सी आपको दिखाई हैं, इसको देखने के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो कि माँ बाप के जहनों में यकीनन पैदा होने चाहिए। अगर आपका ज़मीर इस वक्त ज़िंदा है तो हम अपने बच्चों को आला तालीम क्यों दिलाते हैं, उनके दाखिले बड़े निजी तालीमी इदारों में क्यों कराते हैं? इसलिए ना कि वो एक बेहतरीन इंसान बनकर माशरे में आला मकाम हासिल कर सकें। लेकिन एक मुकम्मल इंसान की किरदार साजी में सिर्फ इल्म का अमल दखल नहीं है, बल्कि आला तरबियत का किरदार सबसे अहम है, जो बच्चे को उसके घर से और फिर असातिज़ा से मिलता है। बर्दाश्त का मादा वैसे तो समाज से ही रुखसत हो गया है, लेकिन तालीमी इदारों में अपने ही बच्चों की मौजूदगी में अपने हक़ के लिए ही सही, लेकिन रास्ता कौन सा इख्तियार किया गया है? जी हाँ, मैं कराची के निजी स्कूल में फ़ीसों के मामले पर होने वाले इस दंगल की बात कर रही हूँ जो मैंने आगाज़ में आपको दिखाया है। अगर मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि स्कूल इंतज़ामिया ने
फ़ीस में नाजायज़ इजाफा किया, जून जुलाई की फ़ीस वालिदैन से तलब कर ली, लेकिन क्या इसके ख़िलाफ़ एहतजाज जारहाना होना चाहिए था? कराची के निजी स्कूल में आज बच्चों के सामने जो तमाशा हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा जो कुछ हुआ है वो अभी हमने देखा है। सुहेल जंदानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। एक वालिदैन अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, वो हक पर है, लेकिन क्या ये तरीक़ाकार, क्या इस तरह का रवैया और अपने बच्चों के सामने ये रवैया कि जिनकी आप इस वक्त जहन साजी कर रहे हैं? जिंदानी साहब, माना फीसों के मामले पर वालिदैन का मुतालबा जायज़ है, बच्चों के सामने जारहाना एहतजाज, मारपीट, क्या सबक क्या देना चाह रहे हैं हम बच्चों को? क्या हम आदाब भूल गए हैं सर? किरण, शुक्रिया आपका दैट यू जस्ट टुक मी ओवर ऑन दिस टॉपिक। मैं अभी इसकी क्लिपिंग्स देख रहा था एंड आई थिंक दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये बड़ा डिस्करेजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम देखें ना तो किरण, ये सिर्फ मामला पेरेंट्स चाइल्ड उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आप इन जनरल हमारी सोसाइटी में देखें तो ग्रॉस अदम बर्दाश्त है, यानी आप बहुत कन्वीनियंटली देखेंगी पुलिस को एहतजाज करने वालों को मारते हुए, आप बहुत कन्वीनियंटली देखेंगी वकीलों को अगेन जिसको बड़ा पॉपुलर हो गया था वकालतगिरी करते हुए। आई थिंक दिस इज जनरली अ पर्सपेक्टिव विद इन आवर सोसाइटी जिसको एक्चुअली तो तालीम ही सॉल्व कर सकती है, लेकिन अब ये एक अलमिया है कि अब वो तालीम के प्रोफेशन में भी आपको ये बड़ा एग्रेसिवली ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। अब मुझे इसकी ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मालूम, लेकिन जितनी अभी आपकी मैंने फुटेज देखी, आई थिंक दिस इज शेयर्ड, अगर मैं बहुत ही दरमियाना दर्जे का अल्फाज इस्तेमाल करूं तो शायद इट इज शेयर्ड स्टूपिडिटी ऑन पार्ट ऑफ इवन पेरेंट्स। ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इन इदारों में इसलिए भेजते हैं ताकि ये बेहतर इंसान बन सके, लेकिन साथ ही साथ अगर आप स्कूल का भी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो जो गार्ड जिन्होंने असला ऑन फेस किया है तो ये भी स्कूल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। अब जो मामला कोर्ट में है, इट इज ऑफ कोर्स आई कांट मेक एनी कमेंट ऑन दैट कि वो प्राइवेट स्कूल्स को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, लेकिन आई थिंक जैसा आपने कहा एंड किरण वेरी राइटली यू सेड कि ये दे शुड बी रिप्रेजेंटिंग एन आइडियल बिहेवियर रादर कंट्रोल्ड बिहेवियर। सो या बिल्कुल, पेरेंट्स की तरफ से भी और असातिज़ा की जानिब से भी कि एक मामला अगर एक हल्की जानिब है भी तो बच्चों के सामने जिनकी आप इस वक्त जहन साजी कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर भी होती है, असातिज़ा पर भी होती है, बच्चों के सामने ये रवैया इख्तियार करना, यानी कि बच्चों को खुली छूट देना, ढील देना आगे कि जी बचाइए, आप भी आगे इसी तरह से कीजिए। सर, अगर आप समझते हैं कि अगर वालिदैन और माँ बाप, अगर ये बर्दाश्त का मादा जिस पे हम बात कर रहे हैं, अगर ये होता और अगर किसी और मकाम पर अफाम तफहीम के साथ मामले को सेटल कर लिया जाता तो ऐसा तूफान बदतमीजी बर्पा नहीं होता। जिंदानी साहब, किरण देखिए, मेरा इसमें पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इस हवाले से डिफरेंट है। बात ये कि अब हमारी सोसाइटी में इस लेवल की कॉन्शियसनेस ही नहीं है। हमें तो सारे मामलात उसी वक्त हल करने की एक आदत सी पड़ गई है। तो इस दर्जे का बर्दाश्त हम अब मिरेक्युलसली ही अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं, वरना इसका कोई रुझान आपको किसी भी फील्ड में नहीं दिखता। मतलब मैं माजरत के साथ, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, इनफैक्ट आप तो गेस्ट को भुगतती होंगी जो शो पे आते हैं अक्सर मुल्क में। बिल्कुल जिंदानी साहब, मैं आपको एग्जैक्टली आपको उसी जानिब लेके जाना चाह रही थी। बिल्कुल, स्कूल के एंड से और पेरेंट्स के एंड से ये इतना डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जैसा आपने कहा जिंदानी साहब, मैं आपको उसी सवाल की जानिब लेके जाना चाह रही थी। आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी किरण, मैं आपको एग्जैक्टली इसी सवाल की जानिब लेके जाना चाह रही थी कि आप ऊपर से नीचे तक देखिए, आप अवामी नुमाइंदों को देखिए या अवाम को देखिए, ये अदम बर्दाश्त किसी एक सूरत हाल है। हम सड़क पर जा रहे होते हैं, वहाँ भी लोग आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे होते हैं। अगर अवामी मसाइल को लेकर, अवामी नुमाइंदों को लेकर हम यहाँ पर बैठ जाएँ तो यहाँ पर भी वो ज़ातियात के ऊपर एक दूसरे के अटैक हो रहे होते हैं, पॉलिटिसाइज मामले को किया जा रहा होता है। तो सर, ये जो अदम बर्दाश्त है, ये आखिर माशरे से ख़त्म कैसे हो सकता है? सबसे पहले बुनियादी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है?
किस सतह से आगाज किया जाए कि अगर मुकम्मल तौर पर इस अदम बर्दाश्त को खत्म ना किया जाए, कम से कम जो ये हीट है इसको कुछ तो कम किया जाए? आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा लाइट नोट पे कहूँ तो सबसे पहले तो हमें दुआ करनी चाहिए बिफोर किसी एक्शन के, जो हालात हैं हमारी। लेकिन दुआ के बाद जो अमल की आपने बात कही ना, तो वो यही स्कूल्स हैं जो हमें मुख्तलिफ राय को एटलीस्ट सुनने की कैपेबिलिटी सिखाए, सिर्फ सुनने की मतलब। और देखें हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मुकर्रर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, कभी आपने सुना है बहुत अच्छा सुनते हैं। ये हमारी सोसाइटी में एक नॉन एग्जिस्टेंट एट्रीब्यूट बन गया है कि मुझे सुनना नहीं है, बस मैं किसी तरह बोल दूं। और एक तो ये कि मैं बोल दूं, और दूसरा ये कि जो मैं बोल दूं वो तो दुरुस्त है, उसके बाद बाकी दूसरे जो बोलते रहे, जो कहते रहे, उससे मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता। तो एक चीज आई थिंक हमारी सोसाइटी में क्लैरिटी की जरूरत है। हम सब बेवजह कॉन्फिडेंट हुए हैं, तो आई थिंक क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्फिडेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जिंदानी साहब। और ऐसा नहीं है कि इस वक्त माशरे से बिल्कुल ही अदम बर्दाश्त का आगाज हो चुका है और कोई भी ऐसा नहीं है जो सुनना ना चाहता हो, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अगर कहीं गुफ्तगू हो रही होती है तो वो आगाज में बताते हैं कि देखें आपको सुनना भी है, न सिर्फ बोलना है। और अगर इसी एक पॉइंट को लेकर हम माशरे में तब्दीली की, बेहतरी की बात करें तो शायद बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिंदानी साहब, साथ मौजूद। अदम बर्दाश्त जो इस वक्त माशरे में बहुत ज़्यादा सर उठा चुका है, इसको कम करने के लिए हम बात कर रहे थे आपसे। प्रोग्राम के आखिर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम के शोबे में इनकलाब लाने के ख्वाब आँखों में लिए 7 साल पहले दुनिया से रुखसत होने वाली कम उम्र तरीन इरफा करीम, इसकी यादें ताज़ा की जा रही हैं। बिल गेट्स जैसी मसरूफ़ तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात करने वाली बच्ची की जहनी सलाहियत की दाद हम आज भी दे रहे हैं क्योंकि इरफा करीम मुल्क को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने की सोच देकर गई है। इरफा तो अब हमें नहीं है, लेकिन मुल्क में ज़हीन और टैलेंटेड बच्चों की अभी भी कमी नहीं है। हमारे बच्चे जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की खोज में लगे रहते हैं। हम अपने निज़ाम तालीम में ख़राबियाँ तो बासानी तलाश कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुल्क में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जदीद तालीम दी जा रही है। तेज़ रफ्तार दुनिया ने सब कुछ तब्दील करके रख दिया है। तलबा और तालिबात मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में IT की तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम मुकम्मल करके इसी फील्ड में रोज़गार के मौक़े की उम्मीद भी रखते हैं। नई हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही हर महाज पर वज़रा तैनात किए, लेकिन IT के शोबे को शायद ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, जिसका अंदाज़ा इस बात से हम लगा सकते हैं कि ख़ुद वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी कह चुके हैं कि वो इस वजारत के ख्वाहिशमंद हरगिज़ नहीं थे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। सर बहुत बहुत आपके वक्त का। सबसे पहले तो बात करेंगे होनहार इरफा करीम की। क्या IT के शोबे को हम इस लेवल तक लेकर आ रहे हैं जिसका ख्वाब इरफा देख रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तेजी से काम अब शुरू हुआ है नई हुकूमत के तहत, और एक जो नया टास्क फोर्स बनाया गया है उसमें जो मिनिस्टर हैं उनके साथ मुझे को चेयरमैन बनाया गया है इस टास्क फोर्स का, क्योंकि मैं पहले, आपको याद होगा कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर रहा हूँ, और इस फील्ड के अंदर मुझे कुछ जान पहचान है कि क्या कुछ करना चाहिए ताकि हम तेजी से आगे बढ़ सकें। और प्राइम मिनिस्टर ने एक और नेशनल टास्क फोर्स बनाया है नॉलेज इकोनॉमी का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हैं और मैं उनके साथ वाइस चेयरमैन हूँ, और कई वजीर उसमें हैं जिसमें फाइनेंस, प्लानिंग और दूसरे वज़रा भी शामिल हैं, और उसमें भी IT को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बहुत सारे नए तेज़ी से एरियाज डेवलप हो रहे हैं जिनकी बहुत ज़बरदस्त बैनुल अक़वामी मांग भी पैदा हो रही है। तो पाकिस्तान में बहुत से इक़दाम लिए जा रहे हैं। एक तो सदर पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, प्रेसिडेंट्स इनिशिएटिव, जिसके तहत बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है IT के ऊपर। दूसरे, मिनिस्ट्री ऑफ IT के तहत एक प्रोग्राम इग्नाइट ने शुरू कर रखा है, जिसके तहत digiskills.com के नाम से, जिसके तहत 1 लाख बच्चों को IT स्किल्स में तैयार किया जा रहा है। और एक codyskills.com एक और प्रोग्राम है जिसमें हायर लेवल IT की ऊपर ट्रेनिंग हो रही है, और एक बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट इस वक्त तैयार किया जा रहा है, जो कि चंद हफ्तों के अंदर गवर्नमेंट के सामने आ जाएगा अप्रूवल के लिए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हम
बाहर स्टूडेंट्स को मास्टर्स और पीएचडी के लिए भेजेंगे। जी सर, ये तस्करा अभी मैंने आगाज में किया भी था सर। यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से तालीम दी जा रही है, सही रहनुमाई की जा रही है सर नौजवानों की? देखिए, हमारे पास आईटी का जो हम बहुत लेट आए पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो मेन इंडिया जो था उसने तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 60s और 70s में कायम कर लिए थे। रहमान साहब माफ कीजिएगा सर, कता कलामी करनी पड़ी है, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल हो गया। बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। अल्लाह ने के बाद।